नमस्कार, स्वागत है विताना एजुकेशन के ऑनलाइन क्लासेस में। हम मध्यकालीन भारत के इतिहास के क्रम में दिल्ली सल्तनत काल को विशेष रूप से पढ़ा था, जिसमें हमने गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश को बड़ी ही डिटेल्स में पढ़ाया था। उसी से संबंधित आज की इस वीडियो क्लिप में सल्तनत काल के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न की श्रृंखला लेकर आए हैं, जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट होगा और उसी को आज हम देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे स्क्रीन पे सबसे पहला प्रश्न है कि दिल्ली की किस सुल्तान ने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया। जी, यह प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान ने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया। तो इसका सही आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत पर अभियान करके और उसे पराजित करने का प्रयास किया और बाद में मलिक काफूर को भेजा, और यह जलालुद्दीन खिलजी के आदेश के आधार पर इसने दिल्ली पर अभियान किया और वहां से काफ़ी मात्रा में धन और हीरे जवाहरात लेकर आया। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है, गुलाम वंश के निम्न शासकों को सही क्रम में सजाए। जी, गुलाम वंश के संस्थापक आपको पता होगा कुतुबुद्दीन ऐबक, और यह पहला शासक हो गया कुतुबुद्दीन ऐबक। इसे सही क्रम में सजाना है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक पहले, इसके बाद इसका पुत्र आराम शाह हुआ, और इसके बाद इसके इसका दास इल्तुतमिश, और उसके बाद इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्तान, उसके बाद बहराम शाह, और इसी तरीके से नासिरुद्दीन मोहम्मद, और नासिरुद्दीन मोहम्मद के बाद बलबन। तो हमें क्रम को सजाना है, जिसमें सबसे पहले 1, 4, 2 और 3, अंतिम में बलबन हो जाएगा। तो 1, 4, 2, 3 इसका सही उत्तर होगा डी। तो 2 का सही उत्तर होगा डी। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में किस शासक को मध्यकालीन भारत का अकबर कहा जाता है। यह भी प्रश्न हो सकता है कि वह दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक था जो कल्याणकारी शासक के रूप में भी जाना जाता है। तो कल्याणकारी शासक के रूप में फिरोज शाह तुगलक को जाना जाता है, और इसे मध्यकालीन भारत का अकबर भी कहा जाता है, क्योंकि इसी ने सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ किया और सिंचाई कर लागू करवाया, नहरों का निर्माण कराकर, और साथ ही बेरोजगारों को रोजगार देने का भी कार्य फिरोज शाह तुगलक ने किया। इसी ने कई शहरों का निर्माण भी किया, इसीलिए इसे मध्यकालीन भारत का अकबर भी कहा जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर है, किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया। प्रश्न संख्या 4 है, और इसका सही उत्तर हो जाएगा मुबारक खिलजी। मुबारक शाह खिलजी यह स्वयं को खलीफा घोषित किया था। ठीक इसी तरीके से अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई। यानी भारतीय इतिहास में बाजार और मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत हम देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत की गई थी। और अलाउद्दीन खिलजी के शासन में ही बाज़ारों में अगर कहीं माप तौल की कमी होती थी तो यहाँ इसने बहुत ही कठोर नीति का पालन करवाया था। जितना माप में कमी अगर कोई व्यवसायी कर रहा है, उतना माप का, उतने वजन का उसके शरीर से मांस काट देने का विधि का यहाँ पर नीति लागू करवाया था। एक कठोर दंड का प्रावधान कराकर इसने बाजार और अपने मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत की, जिससे बाजारों में मूल्य का नियंत्रण रह सके और महंगाई न बढ़े। तो इस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, गुल उखी के उपनाम से कौन सा शासक कविताएं लिखा करता था। जी, कहीं कहीं गुल उखी लिखेगा तो कहीं गुल रुखी मिलेगा। तो गुल उखी के नाम से सिकंदर लोदी कविताएं लिखा करता था। यही जितनी कविताएं इसने लिखा, उन सभी कविताओं के नीचे में अपना नाम न देकर वहां पर अपना उपनाम गुल उखी अथवा गुल रुखी लिखा करता था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिकंदर लोदी। जी, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था। जी, अभी हमने समझा था कि दक्षिण भारत पर अभियान करके अलाउद्दीन खिलजी ने वहां से काफ़ी मात्रा में धन दौलत को जीत करके लेकर आता है, और उस समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव हुआ करते थे। तो यही दक्षिण भारत में देवगिरी पर उसने अभियान किया था, और वहां का शासक रामचंद्र देव थे।
नेक्स्ट प्रश्न है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 8, किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? तो बेरोजगारों को रोजगार देने का काम जो है फिरोज शाह तुगलक ने किया। इसी तरीके से अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या हमारे सामने है 9, किस शासक को भारत के इतिहास में बुद्धिमान, पागल एवं मनियारों का राजकुमार कहा जाता है? तो बुद्धिमान, पागल और मनियारों का राजकुमार मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। यह अपनी असफलताओं के कारण काफ़ी चर्चा में रहता है। यह बहुत ही बुद्धिमान तो था, लेकिन जो भी इसने नीतियाँ लगाया वो सभी नीतियाँ विफल हो गया दुर्भाग्यवश। यह काफ़ी हद तक आगे तक सोचने का कार्य भी करता था, 100 वर्ष ज़्यादा अधिक सोचने का काम करता था, इसलिए बुद्धिमान होने के साथ साथ इसे लोग पागल भी कहते थे। अब आगे समझते हैं, अगला प्रश्न श्रृंखला है प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में तुगलकनामा के रचनाकार कौन है? जी, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। तुगलकनामा के रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा अमीर खुसरो। ये सारे टॉपिक हमने अपने दिल्ली सल्तनत काल के विषय में कवर कराया था। इसी तरीके से अगला प्रश्न है, तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण कब किया? जी, तैमूर लंग ने भारत पर 1398 ईस्वी में आक्रमण किया और यहाँ से हम देखेंगे कि सैयद वंश का प्रभाव शुरू हो जाता है, तुगलक वंश समाप्त हो जाते हैं। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है, इसी प्रश्न की श्रृंखला को आगे बढ़ाएं तो प्रश्न संख्या 12, जिसमें सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन था? तो सल्तनत काल में भू राजस्व कलेक्ट करने का ग्रामीण स्तर पर सबसे सर्वोच्च अधिकारी जो था वह होता था चौधरी। इसी तरीके से सल्तनत काल में सबसे ऊंचे का अधिकारी को वजीर कहा जाता था, जो दिल्ली सल्तनत काल का जो है एक साम्राज्य स्तर पर जो है अधिकारी होते थे, और वही ग्रामीण स्तर पर जो सर्वोच्च अधिकारी होते थे उसे चौधरी कहा जाता था। अगला प्रश्न संख्या है, किस सुल्तान को इतिहासकार ने विरोधों का मिश्रण कहा? यानी इतिहासकारों ने किस सुल्तान को विरोधों का मिश्रण कहा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। जी, मोहम्मद बिन तुगलक हमेशा विरोधाभास की स्थितियों में रहा करता था, इसलिए इसे विरोधों का मिश्रण भी कहा जाता है इतिहासकारों के द्वारा। प्रश्न 14 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जी, हमें गलत कथन को चयन करना है। हमारे सामने 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है, भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में हुआ। यह कथन सही है। हालांकि भारत पर मुस्लिम आक्रमण जो है 712 से पहले भी हुआ था, लेकिन सफल आक्रमण जो है 712 ईस्वी में ही हुआ। इसी तरीके से जजिया कर की शुरुआत मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा की गई, यह भी कथन सही है। इसे पूर्ण रूप से लागू कराने का काम फिरोज शाह तुगलक ने कराया, लेकिन जजिया कर की शुरुआत मोहम्मद बिन कासिम ने शुरू की थी। अपने मोहम्मद बिन कासिम साम्राज्य को विस्तार नहीं कर पाया, और वही दिल्ली सल्तनत काल में हम पढ़े थे फिरोज शाह तुगलक ने जजिया कर को लागू करवाया था, यह भी कथन सही है। इस तरीके से ऑप्शन सी, अरबों द्वारा सिंध विजय का वर्णन चचनामा पुस्तक में किया जाता है, यह भी सही जानकारी है। चचनामा पुस्तक से अरबों के द्वारा सिंध विजय का वर्णन मिलता है। और उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक मोहम्मद बिन कासिम था। तो यह जो है ऑप्शन डी जो है गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक के रूप में गजनवी था। गजनवी के बाद हमने देखा कि इसके बाद सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला इल्तुतमिश होता है, जो स्वयं को जो है सुल्तान की उपाधि धारण करता है। जी, ठीक इस तरीके से नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित को सुमेलित करें। सुमेलित करना यहाँ पर एक तरफ पुस्तक है और दूसरी तरफ लेखक है। तो पुस्तक में सबसे पहला पुस्तक यहाँ पे दिया गया है किताब उल यामिनी। किताब उल यामिनी की रचना जो है किसके द्वारा की गई? तो इसका सही उत्तर होगा किताब उल यामिनी उत्बी के द्वारा की गई। उत्बी के द्वारा किताब उल यामिनी लिखी गई। इसी तरीके से अगला है शाहनामा। शाहनामा पुस्तक की रचना जो है फिरदौसी के द्वारा लिखी गई। तो यहाँ देखेंगे ए का 2 और बी का 4। तो ये हमें मिल रहा है सी और डी में ए का 2 और बी का 4। तहकीक ए हिंद की रचना जो है अलबरूनी के द्वारा की गई। तो यहाँ देखेंगे सी का 3, सी का आप देखेंगे तहकीक ए हिंद सी का 1 होना चाहिए, सी का 1। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर सी, यानी कि
उसी तरीके से चचनामा की रचना जो है अली कूफी के द्वारा की गई, अली कूफी या अली अहमद के द्वारा किया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। इस तरीके से इसका सही उत्तर सी होगा। जी, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? हमें गलत का चयन करना है। कौन ऐसा ऑप्शन है जो सुमेलित नहीं है? तो इसमें सबसे पहला दिया गया है तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में होता है। यह सही है क्योंकि यही आप देखेंगे मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच प्रथम तराइन का युद्ध 1191 में होता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है और गोरी हार जाता है। फिर तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच होता है। और चंदावर का युद्ध जो होता है गोरी और जयचंद के बीच होता है, चंदावर का युद्ध 1194 में। तो यह भी सही है, परंतु तराइन का तृतीय युद्ध कभी हुआ ही नहीं, तो इसलिए यह कथन क्या है? गलत है। तो इसका सही उत्तर जो होगा डी आंसर हो जाएगा। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे सामने 17 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक को गुलामों का गुलाम कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है क्योंकि इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था और वहीं कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गोरी का दास था। यह गोरी का दास हुआ करता था और गोरी का दास कुतुबुद्दीन ऐबक और कुतुबुद्दीन ऐबक का दास इल्तुतमिश था। जी, अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 18 नंबर, लाख बख्श, पील बख्श एवं कुरान ख्वां आदि उपनामों से किसे जाना जाता है? जी, लाखों का दान करने की वजह से इसे लाख बख्श कहा जाता था कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। इसे लाख बख्श, पील बख्श अथवा कुरान ख्वां आदि उपनामों से इसे जाना जाता है। प्रश्न संख्या 19 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें यह प्रश्न दिया गया है, किस शासक के शासन काल में सिंचाई कर लगाया गया था? जी, अभी अभी हमने चर्चा किया था, फिरोज शाह तुगलक ने नहरों का निर्माण करवाया और नहरों का निर्माण कराकर वहाँ 1/10 का जो है सिंचाई कर की व्यवस्था सुदृढ़ किया था। तो इस टॉपिक में हमने पढ़ा भी था। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या हमारे सामने है 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्न में से किसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा निर्माण किए जाने वाले जो निर्माण शैली है उसे हम समझने का प्रयास करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसने अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया। इसी तरीके से सीरी का किला का भी निर्माण जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया। वही जमायत खाना मस्जिद का भी निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। वही लाल महल का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा नहीं किया गया। तो इसलिए इसका सही उत्तर जो होगा हम देखेंगे कि इसका सही उत्तर होगा 1, 2 एवं 4, यानी सी नंबर उत्तर सही होगा। जी, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21, दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक कौन है जिसकी मृत्यु युद्ध के दौरान हुई? जी, आपको पता होगा कि जब बाबर का आक्रमण हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध जिसमें बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था जो युद्ध भूमि में ही मृत्यु को प्राप्त किया और युद्ध भूमि में ही इसकी मृत्यु हो गई। तो इसका सही उत्तर होगा इब्राहिम लोदी। दिल्ली सल्तनत का वह पहला ऐसा शासक था जो युद्ध भूमि में मारा गया। अगला प्रश्न है 22 नंबर, भूमि मापने की इकाई गज ए सिकंदरी का प्रचलन दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने करवाया? तो गज ए सिकंदरी का जो शुरुआत जो है सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया, इसलिए इसका सही उत्तर सिकंदर लोदी होगा। जी, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हमारे सामने। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, दिल्ली सल्तनत का वह शासक कौन है जो टोपी सीकर अपना जीवन यापन करता था? जी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नासिरुद्दीन मोहम्मद। क्योंकि नासिरुद्दीन मोहम्मद एक ऐसा वक्त आया कि यह सुल्तान था और अर्श से फर्श पर आ गया। सुल्तान होने के बाद बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नासिरुद्दीन मोहम्मद से किया और उसके बाद बलबन ने रक्त एवं लौह की नीति को अपनाते हुए नासिरुद्दीन मोहम्मद से सत्ता को अपने हाथों ले लेता है और इतना मजबूर कर देता है कि वह टोपी सीकर अपना जीवन यापन करने पर मजबूर हो जाता है। तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा बी।
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किताब उल हिंद पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? तो इसका सही उत्तर होगा अरबी। किताब उल हिंद जो है अरबी भाषा में लिखी गई है। अगला प्रश्न है 25 नंबर प्रश्न। गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? जी, वैसे आपको पता होगा गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, परंतु गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक जिसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और भारत में पूर्ण रूप से गुलाम वंश की सत्ता जो है स्थापित करने का काम इल्तुतमिश के द्वारा किया गया, इसलिए इल्तुतमिश गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है। वही अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26। दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा शासन किस शासक का रहा? तो इस दिल्ली सल्तनत काल में सबसे लंबा शासन काल बहलोल लोदी का रहा। इसे बकलोल लोदी के नाम से भी जान सकते हैं। इसी का शासनकाल सबसे ज्यादा दिनों तक रहा। ठीक इसी तरीके से अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या हमारे पास 27 है। सल्तनत काल का कौन सा वंश अफगान मुसलमानों द्वारा स्थापित किया गया? जी, तो सल्तनत काल का जो अंतिम वंश था लोदी वंश, जो अफगान शासक के रूप में आए थे और यही अफगान मुसलमान के रूप में स्थापित हुए थे, लोदी वंश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोदी वंश, यानी 27 का उत्तर डी होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 28 है, जिसमें निम्नलिखित कथन पर विचार कर ले, यानी इसमें कुछ कथन दिए गए हैं और इन दोनों कथनों पर हमें विचार करना है। पहला कथन है सर्वप्रथम युद्ध जो है सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के इल्तुतमिश द्वारा जारी किया गया। सर्वप्रथम अरबी सिक्के जो है इल्तुतमिश द्वारा जारी किया गया, ये सही है, कथन सही है। इक्ता प्रथा की शुरुआत मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा की गई, यह कथन सही नहीं है, क्योंकि इक्ता प्रथा की शुरुआत जो है इल्तुतमिश के द्वारा ही किया गया, इसलिए केवल कथन एक ही सही है। तो इसका सही उत्तर होगा ए। जी, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि 29 नंबर प्रश्न। दिल्ली में स्थित कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किस शासक ने करवाया? तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कराया गया और कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और इसी तरीके से कुतुब मीनार बख्तियार काकी के नाम पर करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के टॉपिक में हमने इसको समझा भी था, तो इसका सही उत्तर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। इसी तरीके से प्रश्न संख्या 30 है। उलुग खां की उपाधि किस शासक को प्रदान की जाती है? उलुग खां की उपाधि जो है बलबन को दी जाती है। बलबन ने अपने पुत्री का विवाह नासिरुद्दीन मोहम्मद से करता है, तो नासिरुद्दीन मोहम्मद उस वक्त का दिल्ली सल्तनत का सुल्तान हुआ करता था और दिल्ली सल्तनत का सुल्तान होने के नाते बलबन को उलुग खां की डिग्री प्रदान करता है। तो इस तरीके से 30 का सही उत्तर डी हो जाएगा। जी, अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारे सामने 31 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित सूची एवं सूची 2 को सुमेलित करें। हमारे सामने दो सूची है, सूची 1 और सूची 2, हमें दोनों को सुमेलित करना है। अब आपके सामने है अरीज ए मुमलिक किस विभाग से संबंधित है? तो अरीज ए मुमलिक जो है सैन्य विभाग से संबंधित है और 1 का 4 होगा। इसी तरीके से अगला हम देखेंगे बरीद ए मुमलिक, तो बरीद ए मुमलिक जो होगा वह आपका देखेंगे गुप्तचर विभाग से संबंधित है, बरीद ए मुमलिक। तो बरीद ए मुमलिक जो है वह गुप्तचर विभाग से संबंधित हो जाएगा। इस तरीके से काजी उल कुजात यह न्याय विभाग से संबंधित है और सुदूर यह धर्म विभाग से संबंधित है। तो इसलिए इसका सही उत्तर जो होगा वह हो जाएगा बी। 1 का 4, 2 का 3 और 3 का 2 और 4 का 1 हो जाएगा। जी, तो इसका सही उत्तर होगा बी। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 32। भारत में मकबरा निर्माण शैली के जन्मदाता निम्न में से कौन है? तो जी, मकबरा निर्माण शैली के जन्मदाता के रूप में हम इल्तुतमिश को जानते हैं, इसको सही उत्तर इल्तुतमिश होगा। जबकि इस्लामिक मकबरा निर्माण शैली की शुरुआत जो है बलबन ने की थी। तो यदि इस्लामिक पूर्ण रूप से इस्लामिक मकबरा शैली अगर आ जाए तो इसका सही उत्तर बलबन हो जाएगा। जबकि पहली बार मकबरा निर्माण करने की शैली का जन्मदाता इल्तुतमिश को माना जाता है। इसी तरीके से अगले प्रश्न की श्रृंखला की तरफ बढ़ते हैं। हमारे सामने
में 33 नंबर प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। हमें सत्य को निकालना है, तो कौन सा कथन सत्य है इसे जानना है। तो इसमें देखेंगे उसने स्वयं को सिकंदर ए सानी की उपाधि प्रदान की, यह कथन सत्य है। इसी तरीके से उसने अलाउद्दीन खिलजी ने अन्य कर के रूप में घर कर एवं चराई कर लगाया, यह भी कथन सत्य है। वही अपने खिलाफ हो रहे विद्रोह को शांत करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने 4 अध्यादेश जारी किए, यह भी कथन सत्य है। और नंबर 4, इक्ता प्रथा की समाप्ति अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया, यह भी कथन सत्य है। तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी इसने सभी को अपने लागू करवाया था, तो इसलिए इसका सही उत्तर उपयुक्त सभी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, जिसमें सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने प्रारंभ किया। जी, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन सबसे पहले मोहम्मद बिन तुगलक ने ही करवाया, लेकिन यह विफल रहा। यह सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन सबसे पहले शुरुआत मोहम्मद बिन तुगलक ने ही किया था, लेकिन इस कार्यों में यह विफल रहा और इसे अपनी असफलताओं के कारण भी इसे जाना भी जाता है। इसी तरीके से अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 35, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। हमें सुमेलित नहीं है उसे निकालना है। तो 56 कोट दुर्ग का निर्माण गियासुद्दीन तुगलक ने किया, यह सही है। उसी तरीके से हौज ए शमसी का निर्माण जो है इल्तुतमिश के द्वारा किया गया, यह भी सही है। इसी तरीके से हौज ए खास अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया, यह भी सही है। जबकि आदिलाबाद का किला यह मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया, इसलिए यह क्या है तो गलत है, यानी इसका सही उत्तर हमें मिलेगा सुमेलित नहीं है, इसका सही उत्तर हो जाएगा आदिलाबाद का किला। जी, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। नेक्स्ट प्रश्न है कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दीवान ए इस्तिहाक का संबंध है। जी, फिरोज शाह तुगलक ने दीवान ए इस्तिहाक जो है पेंशन से संबंधित एक विभाग की स्थापना किया, जबकि इसी तरह से फिरोज शाह तुगलक ने दीवान ए बंदगान और दीवान ए खैरात इत्यादि नामक विभागों की स्थापना भी किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, पेंशन से संबंधित। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर, प्रश्न संख्या 37, निम्नलिखित सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करें। आपके सामने 2 सूची है, नंबर 1 सूची 1 और सूची 2, जिसमें सबसे पहले यह कह रहा है एक तरफ टैक्स का नाम दिया गया और उससे संबंधित यहाँ पे मैटर लिखा गया है। तो उस्र जो है वह उस्र किस प्रकार का कर हुआ करता था। तो उस्र जो है मुसलमानों से लिया जाने वाला एक भूमि कर था। वही खराज जो है आप देखेंगे कि गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था। जजिया जो है, जजिया गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला एक धार्मिक कर था। वही ज़कात जो है मुसलमानों से लिए जाने वाला एक कर था। तो इस तरीके से इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, 1 का 2, 2 का 1, 3 का 4 और 4 का 3। जी, इसका सही उत्तर होगा डी, 1 का 2, 2 का 1, 3 का 4 और 4 का 3। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं अगले प्रश्न श्रृंखला की तरफ। अगला प्रश्न हमारे सामने है 38 नंबर, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। आपके सामने 2 टॉपिक दिए गए हैं, एक तरफ पुस्तक का नाम है और दूसरी तरफ उसके राइटर के नाम यानी लेखक के नाम। तो इसमें देखेंगे तारीख ए फिरोजशाही जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, यह सही है। इसी तरीके से तबकात ए नसीरी अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई है, यह गलत है। इसका जो उत्तर है मिनहाज उस सिराज ने इसे लिखा था। मिनहाज उस सिराज ने इसे लिखने का काम भी किया था, तबकात ए नसीरी। और फतुहात ए फिरोजशाही फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, यह भी सही है। और तारीख ए मुबारक शाही अहिया बिन अहमद सरहिंदी, यह भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तबकात ए नासिरी। तबकात ए नासिरी के लेखक मिनहाज उस सिराज है। तो 38 का सही उत्तर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारे सामने अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39, निम्नलिखित को सुमेलित करें। एक तरफ विभाग है और दूसरी तरफ संबंधित क्षेत्र है। तो विभाग
एक तरफ कह रहा है दीवान एक को ही, दीवान एक को ही किससे संबंधित है, तो कृषि विभाग से संबंधित है। दीवान एक को ही कृषि विभाग से संबंधित है। उसी तरीके से दीवान ए अर्ज जो है सैन्य विभाग से संबंधित है, 2 का 2 हो जाएगा। इस तरीके से दीवान ए मुस्तखराज यह हो जाएगा आपका दीवान ए मुस्तखराज, दीवान ए मुस्तखराज वित्त विभाग से संबंधित है। उसी तरीके से दीवान ए इंसा यह जो है आपके पत्राचार से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी 1 का 4, 2 का 3 और 3 का 1 और 4 का 3। जी, तो आप, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 40, वह जब वह शासक बना तो वह शरीयत के कानूनों एवं आदेशों से स्वतंत्र था। उपयुक्त कथन बर्नी ने किस शासक के संबंध में कहा? जी, बर्नी के द्वारा एक कथन लिखा गया, जब वह शासक बना तो वह शरीयत क्या है, तो इस्लामिक कानून है और इस कानूनों से कि एवं उसके आदेशों से वह स्वतंत्र था, ऐसा अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यह शरीयत के कानूनों में विश्वास नहीं करता था और वह अपना स्वयं का एक धर्म स्थापित करने वाला भी था। तो इसने शरीयत के कानूनों को नहीं मानते हुए और स्वयं का जो है एक निरंकुश शासक के रूप में शासन किया। इसी तरीके से अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 41, और सिकंदर लोदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यह सिकंदर लोदी के संबंध में हमें असत्य कथन को ढूंढना है, निकालना है। उसने आगरा को राजधानी बनाया, यह कथन सत्य है। इसी तरीके से ज्वालामुखी मंदिर को ध्वस्त किया, यह भी कथन सही है। यानी ज्वालामुखी, और हम देखेंगे बनारस की एक मंदिर है, उसे भी ध्वस्त करने का काम सिकंदर लोदी ने किया। तो ज्वालामुखी मंदिर को ध्वस्त करने का काम, यह भी कथन सही है। वही तजिया निकालना प्रारंभ करवाया, हालांकि यह गलत है। इसने तजिया पर बिल्कुल प्रतिबंध कर दिया था। इसी तरीके से सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की, यह भी कथन गलत है। सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण करने वाला अलाउद्दीन खिलजी था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 एवं 4, चूंकि हमें असत्य कथन को निकालना था। तो इसका सही उत्तर 3 एवं 4 हो जाएगा 41 का। जी, अगले प्रश्न की श्रृंखला की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे सामने 42 नंबर, मोहम्मद बिन तुगलक के विषय में किस व्यक्ति ने कहा कि अंततः लोगों को और उसे लोगों से मुक्ति मिल गई? यानी मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बदायूनी ने कहा था कि अंततः लोगों को और उससे लोगों से मुक्ति मिल गई। तो बदायूनी के द्वारा यह कही गई बातें हैं कि यह विरोधाभास में हमेशा रहा करता था और अंत में जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो वह लोगों से मुक्त हो गया और लोग उससे मुक्त हो गए। यह बदायूनी के द्वारा कही गई एक लाइन है। इसी तरीके से अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 43, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? हमें गलत को निकालना है। एक तरफ उपाधि दी गई है और दूसरी तरफ शासक दिया गया है। तो हम गाजी गियासुद्दीन तुगलक को कहा जाता है, यह कथन सही है। उसी तरीके से हम देखेंगे कि रैयत ए आला खिज्र खां को कहा गया, यह भी कथन सही है। हजरत ए आला बहलुल लोदी को कहा गया, यह भी कथन सही है। जबकि यामीन उल खलीफा इल्तुतमिश को कहा गया, यह कथन सही नहीं है। यामीन उल खलीफा अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी को यामीन उल खलीफा के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर जो होगा वह हो जाएगा यामीन उल खलीफा, यानी यह सुमेलित नहीं है। जी, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 44 यानी 44, किस शासक ने सिक्कों पर खलीफा का नाम अंकित करवाया था? तो सिक्कों पर खलीफा का नाम अंकित कराने वाला शासक फिरोज शाह तुगलक था और इसने अपने उलेमा वर्ग के लोगों को खुश करने के लिए सिक्कों पर जो है खलीफा का नाम अंकित करवाया था। उलेमा वर्ग जो होते हैं, जो मुस्लिम धर्म गुरु होते थे, उसे उलेमा वर्ग कहेंगे और उलेमा वर्ग के लोगों को प्रसन्न खुश
करने के लिए फिरोज शाह तुगलक ने अपने सिक्कों पर खलीफा का नाम भी अंकित करवाया था। इसी तरीके से अगला प्रश्न श्रृंखला की तरफ बढ़े। 45 नंबर प्रश्न 45, किस व्यक्ति ने गियासुद्दीन तुगलक के विषय में कहा कि गियासुद्दीन तुगलक अपने मुकुट के नीचे सैकड़ों पंडितों की बुद्धि छिपाए रखता है? जी, गियासुद्दीन तुगलक के विषय में अमीर खुसरो ने यह लाइन कहा था कि गियासुद्दीन तुगलक बहुत ही बुद्धिमान शासक है, और इसकी बुद्धिमानी की बात जो है एक लाइन में कहा कि अपने मुकुट के नीचे सैकड़ों पंडितों का दिमाग अर्थात सैकड़ों पंडितों की बुद्धि जो है छिपाए रखता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमीर खुसरो। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 46, राणा कुंभा द्वारा कीर्ति स्तंभ का निर्माण किस क्षेत्र पर विजय के उपलक्ष्य में करवाया गया? जी, राणा कुंभा के द्वारा कीर्ति स्तंभ का निर्माण जो है मालवा विजय के उपरांत करवाया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मालवा। जी, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 47, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने स्वयं को पैगंबर का वंशज बताया? तो स्वयं को पैगंबर का वंशज बताने वाले सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां ने किया था। तो खिज्र खां इसका सही उत्तर हो जाएगा कि सैयद वंश के जो संस्थापक जो थे वह स्वयं को पैगंबर के वंशज मानते थे। इसी तरीके से अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 48 फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाए गए शहरों में शामिल है। फिरोज शाह तुगलक ने कौन कौन से शहरों को इसमें बनाया था, उसमें निर्माण करवाया था? तो पहला जौनपुर सही है, फिरोजपुर फिरोज शाह तुगलक ने ही बनवाया था, फतेहाबाद फिरोज शाह तुगलक ने ही शहरों का निर्माण किया। उस तरीके से हिसार शहर का भी निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने ही किया था। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 49 यानी 49 नंबर प्रश्न। 49 नंबर प्रश्न कह रहा है राजमुंदरी के अभिलेखों में किस शासक को विश्व का खान कहा जाता है? जी, दक्षिण भारत के अभियान के समय में वहां पर एक अभिलेख लिखा गया, राजमुंदरी अभिलेख, और राजमुंदरी के अभिलेखों में हमें ये देखने को मिलता है मोहम्मद बिन तुगलक को वहां पर विश्व का खान कहा गया। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, राजमुंदरी के अभिलेखों में विश्व का खान मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। अब आइए बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की तरफ, जिसमें 50 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? हमें गलत कथन को चयन करना है, यानी असत्य कथन को चयन करना है। अब आते हैं ऑप्शन ए, अकाल संहिता के संस्थापक मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा की गई थी। सही बात है, यह कथन सत्य है। मोहम्मद बिन तुगलक ने अकाल संहिता की स्थापना किया था। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला शासक फिरोज शाह तुगलक था। दिल्ली सल्तनत का शासक फिरोज शाह तुगलक जो है ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। ऑप्शन सी, सर्वप्रथम सिंचाई कर फिरोज शाह तुगलक द्वारा लगाया गया, यह भी कथन सही है। फिरोज शाह तुगलक ने नहरों का निर्माण करवाकर और सिंचाई कर 1/10 लागू करवाया। इसी तरीके से ऑप्शन डी, सिजदा और पाबोस की प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई, जबकि यह कथन गलत है। यानी सिजदा और पाबोस की प्रथा की शुरुआत सर्वप्रथम बलबन के द्वारा कराई गई थी। तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, 50 का सही उत्तर डी होगा। मिलते हैं अगली क्लास के वीडियो के साथ। और अगर इसमें हम देखेंगे कि ये जो 50 प्रश्नों की जो श्रृंखला है, इन सभी 50 प्रश्नों की श्रृंखला का PDF इस YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए जाएंगे, वहां से आप उसे डाउनलोड करके अध्ययन कर सकते हैं। अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।